नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफ़े। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल और आज हम बात करेंगे जो पहला चरण है कि उसकी अधिसूचना स्टार्ट हो गई है। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी तमाम पार्टियों ने अपने टिकट का खुलासा नहीं किया है। जैसे पहले चरण की एक सीट है पीलीभीत, तो वरुण गांधी वहाँ से बीजेपी के एमपी हैं, लेकिन उन पर संशय फंसा हुआ है। ऐसे हम तमाम सीटों की बात करेंगे, तमाम ऐसे बड़े नेताओं की बात करेंगे जिनका टिकट बीजेपी या कांग्रेस की तरफ से कंफर्म नहीं हुआ है। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती बाबा विचित्र सर हैं और सुमित अवस्थी सर हैं। बाबा, मेरा पहला सवाल आपसे है कि जो सबसे ज़्यादा एक चर्चा हो रही है, एक तो अमेठी रायबरेली, उसका सस्पेंस अभी तक बना हुआ है, और सबसे ज़्यादा चर्चा मीडिया में और दूसरे लोगों में एक वरुण गांधी की हो रही है। पहले चरण यूपी के जो यूपी का 7 चरणों में चुनाव है, लेकिन पीलीभीत तो पहले चरण की सीट है, अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। क्या लग रहा है कि पिछले समय से जो उनके सुर बदले हुए थे, थोड़ा आक्रामक लग रहे थे सरकार पे, हालांकि पिछले 1-2 महीने से थोड़ा सा नरम हुए थे, तो कहा जाता है कि स्थानीय लोगों का कुछ विरोध है, नहीं चाहते कि वरुण गांधी को दोबारा मिले। क्या किसी और को मिलेगा या पार्टी फिर से उन पर दांव खेलेगी? और बाबा, आप मैं भी जानना चाहूँगा कि अमेठी रायबरेली का सस्पेंस इतना क्यों बना के रखती है कांग्रेस, उसकी क्या वजह है? देखिए, वरुण गांधी से शुरू करते हैं। निश्चित रूप से वरुण गांधी थोड़े गरम थोड़े नरम उनके रिश्ते रहे हैं, और दोनों माँ और बेटा दोनों बीजेपी से सांसद लगातार रहे हैं, कभी सीट बदल के या फिर पीलीभीत से और अभी सुल्तानपुर से। ये 2 सीटें दूसरे गांधी परिवार के पास हैं, इधर भी जो है भी गांधी परिवार, उधर भी गांधी परिवार। तो पीलीभीत सीट की घोषणा नहीं की गई है। निश्चित रूप से यदि संशय नहीं है, बीजेपी यदि के मन में नहीं आया बीजेपी नेतृत्व के, तो सीट क्यों रखी गई है, सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि वो आप सीट पर नहीं देंगे तो फिर अगला मूव क्या होगा वरुण गांधी का। हालांकि वरुण गांधी के बारे में ये भी खबर छपी कि उन्होंने नॉमिनेशन पेपर लिए हैं, वो निर्दलीय बढ़ सकते हैं। हालांकि हमारे सहयोगी अखिलेश बता रहे थे कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो वो भी वरुण गांधी भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी तो अब अगले 24 घंटे तो उनको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। दूसरी बात आपने गांधी परिवार की कही, तो मैं एक चीज़ आपको बता सकता हूँ, रायबरेली सीट जो है वो गांधी परिवार जरूर लड़ेगा, उस पर मेरी पक्की जानकारी है। और हालांकि अभी कुछ दिनों पहले, मतलब क्या प्रियंका गांधी? हाँ, प्रियंका गांधी लड़ेंगी। अमेठी राहुल गांधी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पे अभी भी परिवार में चर्चा हो रही है। इसके पहले ये चर्चा हुई परिवार में कि यदि आप दोनों लड़ते हो और सोनिया गांधी ऑलरेडी राज्यसभा में है, तो फिर वो परिवारवाद जो मोदी जो बोलते हैं वो कितना लंबा जाएगा। लेकिन उसको दरकिनार करते हुए ये तय हुआ है कि रायबरेली जो है गांधी परिवार को लड़ना चाहिए। ये बातें मैं आपको उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के हवाले, उत्तर प्रदेश के जो हमारे सोर्सेज हैं उसके अनुसार कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ये कहा गया कि भाई कोई कांग्रेस का उम्मीदवार तो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी लड़ता है ना, सही बात है, उसको मालूम है हारेगा, फिर भी वो लड़ता है कि नहीं लड़ता है। अब उनका कहना है यदि हम इतनी बार लड़ रहे हैं, यदि अजय राय लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ रहे हैं, यदि उन्होंने 20,000 वोट भी कम कर दिए प्रधानमंत्री की, तो वो तो कहेंगे ना कि देखो मैंने 20,000 वोट कम कर दिए। तो आप वो एक अलग अलग नज़रिए से सोचने की बात है। इसलिए इस बात की काफ़ी चर्चा परिवार में हुई है। जो परिवार के नज़दीक के लोग हैं उन लोगों ने भी गांधी परिवार को कहा कि आप भागिए मत रायबरेली की सीट से। ये नहीं होना चाहिए कि सोनिया गांधी राज्यसभा चलेंगी तो ये सीट जो है गांधी परिवार ने बीजेपी को गिफ्ट कर दिया। तो ये कहा गया है कि वहाँ से तो गांधी परिवार लड़ेगा, और जानकारी के अनुसार बूथ लेवल कमेटी को कह दिया गया है कि आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अमेठी राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पे अभी भी जो है बातचीत हो रही है। अब जब पता चलेगा इसके बारे में तो बताऊंगा आपको। जी, 2 चीज़ें आपने, 2 सवाल पूछे, पीलीभीत और अमेठी रायबरेली, और तीनों में गांधी कॉमन है और तीनों कजिन है आपस में, वरुण, राहुल, प्रियंका। तो मेरी आदत है कि कुछ ना कुछ सिरों को जोड़ता हूँ मैं कहीं ना कहीं से तो वरुण गांधी के बारे में हाँ, मैंने कल ऑन एयर भी बोला, वो टीवी पे भी बोला कि बीजेपी के पास राम तो थे ही थे, सीता और गीता भी आ गई हैं झारखंड में। तो मैं वरुण के बारे में बताना चाहता हूँ आपसे। करीब 1 महीने पहले की बात है, वरुण गांधी की एक बीजेपी के बहुत बड़े नेता के साथ 1-to-1 बातचीत हो गई थी, और उसी के बाद से आपने शुरू में जो ओपनिंग में कहा ना कि 1-2 महीने से शांत चल रहे थे, वो उसी के बाद से शांत हो गए थे। उनको ये एश्योरेंस मिल गया था कि आप पीलीभीत लड़ेंगे।
पर आपको शांति बना के रखनी पड़ेगी। अब ये जो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, ट्वीट करना, फेसबुक पोस्ट डालना, इसको बंद करिए। और वरुण ने उसके पहले ही बंद कर दिया था, और जब मीटिंग हो गई तो उसके बाद तो बिल्कुल ही बंद कर दिया। तो ये मैंने किसी प्रोग्राम में कहा था, शायद अपने ही प्रोग्राम में कहा था या कहीं मैंने कहा था कि वरुण गांधी को बीजेपी टिकट देने का मन बना रही है। पर अब मैं आपको एक नया अपडेट देता हूँ, क्योंकि जब तक घोषित नहीं होता है तब तक मुश्किल है। यूपी बीजेपी और खासकर पीलीभीत बीजेपी की जो स्थानीय यूनिट है उसने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा अगर वरुण जी को टिकट मिला तो हम लोग उनके लिए काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीते 5 साल में हमारा उनके साथ कोई रेपो नहीं रहा है, और ऐसे में जाके उनके साथ काम करना, उनके लिए कैंपेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ज़मीन पे काम कौन करेगा भाई? 12-15 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी है, 12-15 लाख नहीं तो कम से कम 5-7 लाख घरों तक आपको पहुंचना पड़ता है, तब आप चुनाव जीत पाते हैं। और इस बार जब कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में मुश्किल हो जाएगी। तो स्थानीय यूनिट से रिजेंटमेंट आया है। स्टेट लेवल की जो लीडरशिप है बीजेपी की, जो यूपी की लीडरशिप है, वो भी नहीं चाहती कि वरुण गांधी को मिले, क्योंकि वरुण गांधी ने अधिकतर जो बातें लिखी हैं अपने पोस्ट पे वो स्टेट यूनिट के खिलाफ लिखी हैं, केंद्र के खिलाफ कम लिखी हैं। तो वो वहाँ पर भी रिजेंटमेंट है। तो 2 लेवल पर वरुण के लिए रिजेंटमेंट आ गया, इसीलिए वरुण की सीट का अनाउंसमेंट अब तक नहीं हो पाया। ये ताज़ा जानकारी है। अब मुझे जो लगता है इस जानकारी के बाद कि वह मुश्किल है, बीजेपी के लिए वरुण गांधी को रिपीट करना शायद मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि वरुण गांधी या तो इंडिपेंडेंट लगे और सपा और कांग्रेस उनको सपोर्ट करे, या वो सपा अगर चाहेगी को टिकट देना, जो कि मुझे मुश्किल लगता है। अखिलेश यादव नहीं चाहेंगे कि कोई गांधी उनकी पार्टी में आए, वो यादवों की पार्टी बन के रहना चाहेंगे, वो गांधी के साथ जुड़ना नहीं चाहेंगे। सपोर्ट कर देंगे आउटसाइड से, लेकिन पार्टी में इंक्लूड करेंगे आई डाउट। लेट्स सी, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, किसी को आप ब्लैंकेट नहीं कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ ग्रे हेयर, नथिंग इज़ ब्लैक, नथिंग इज़ वाइट। अमेठी रायबरेली की बात रही, मेरी अपनी राय है कि गांधी परिवार को यूपी में ज़रूर लड़ना चाहिए। चुनाव में 20 आदमी खड़े होते हैं, 1 जीतता है, 19 हारते हैं। तो आप अगर नहीं लड़ेंगे यूपी की पार्टी होके, तो आप गलत प्रेसिडेंट स्थापित करेंगे। फिर आप किस मुंह से अशोक गहलोत को बोलेंगे, किस मुंह से दिग्विजय सिंह को बोलेंगे, किस मुंह से कमलनाथ को बोलेंगे, किस मुंह से आप और बड़े नेताओं को बोलेंगे कि चुनाव लड़िए, जब आप खुद ही नहीं लड़ रहे हैं। तो लड़ते हो तो दिखना पड़ेगा। गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, और जब आप जो चलेगा ही नहीं तो कहाँ से लड़ेगा। तो सुमित, इसका मतलब एक और गांधी तैयार हो रहा है, उसको एक सीट कहीं और कांग्रेस यदि चाहे, यदि ये पूरे भाई बहन मिलकर डिसाइड करें तो एक और सीट यदि सुल्तानपुर हो जाए या अमेठी ही हो जाए, यदि राहुल बोले नहीं मैं 2 जगह से नहीं लड़ूंगा, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन ये फैमिली का मामला इतना क्रिटिकली फंसा हुआ है ना ये, क्योंकि ना मेनका जी को भी टिकट मिलने की संभावना ना के बराबर है। तो माँ और बेटे दोनों पर बीजेपी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे में अगर बेटा झुकेगा इस तरफ, और हमको पता है कि मेनका जी के संबंध कैसे हैं इस गांधी परिवार के साथ, कितनी खटास के साथ रिश्ते टूटे थे, तो वहाँ पर वो दिक्कत आ जाती है। तो उस पारिवारिक चीज़ पर हम लोग कोई भी कमेंट कर सकते हैं, और समझ भी नहीं सकते कि क्या अंदर की केमिस्ट्री है, क्या अंदर की। हाँ, तो वो जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन एक चीज़ और, राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी को मुझे लगता है कि अमेठी लड़ेंगे। मुझे लगता है, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, इक्का दुक्का जो पत्रकारों से बात करता हूँ, मित्रों से बात करता हूँ, उनसे मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अमेठी लड़ना चाहिए। राहुल गांधी ने ही अमेठी अपनी मर्जी से छोड़ी थी कि भाई चुनाव हार गए तो उन्होंने वायनाड चलेगा, उसके बाद अमेठी लौटे नहीं। पर ये मौका है राहुल गांधी को अपने आप को दोबारा अमेठी के साथ स्थापित करने का। क्या होगा क्या नहीं पता, मुझे नहीं पता। पर जिस तरीके से कैंपेन चलता है सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कि भाग गए, डर गए, नहीं लड़ रहे हैं, ऐसा वैसा, उस परिस्थिति को तोड़ने के लिए, क्योंकि वो लड़ते हुए दिख रहे हैं। एक आदमी है जो लगातार इस रिजीम से लड़ रहा है, वो राहुल गांधी है। चाहे वो सेल्फ गोल रोज करते हों, जैसे उन्होंने वो जो शक्ति वाला बयान दिया वो सेल्फ गोल था। वो उन्होंने हिंदू धर्म में एक शब्द है सेल्फ शक्ति, अरे हिंदी भाषा में एक शब्द होता है शक्ति, हिंदू धर्म में शब्द थोड़ी होता कोई। धर्म में शब्द कैसे हो सकते हैं? हिंदू धर्म में जब शक्ति कहते हैं तो तुरंत वो दुर्गा से जुड़ जाता है। हाँ बिल्कुल, हिंदू धर्म में शक्ति का होता है दुर्गा, और वो शक्ति किसी और चीज़ की बात, पावर की बात कर रहे थे वो। नहीं, तो यहाँ पर एक सवाल ये उठता है, तो आपके पास 2 कन्फर्मेशन हो गए। एक सुमित ने कहा कि उनको लगता है कि उनको नहीं मैंने लगता है, मैंने वो बिना बातचीत के आधार पे वो थोड़ी कर रहे हैं, है ना, लगा हुआ कन्फर्मेशन है। तो उनको अपने जो 2, 4, 10, 25 लोगों से बात करते हैं, नहीं उनको लगता है कि राहुल गांधी अमेठी लड़ सकते हैं। उनका जो फीडबैक है, मेरा फीडबैक है कि एक और जो प्रियंका है वो रायबरेली जो है लड़ेंगी, ये मेरा फीडबैक है। तो आपके सवाल का जवाब हो गया कि दोनों गांधी
रायबरेली अमेठी लड़ सकते हैं। और दोनों सीटों पे चुनाव ना आखिरी के 5वें 6ठे फेज में है, तो कोई जल्दी नहीं है। और यूपी अभी है भी नहीं, आज भी जो सीईसी हो रही है यूपी में कुछ कोई नहीं है। और यूपी का जो यूनिट है ना कांग्रेस का, वो गांधी परिवार पे इसी तरह दबाव बना रहा है जैसे हम आप तीन और अभी विजित जी बनाएंगे, 4 लोग दबाव बना रहे कि लड़ना चाहिए, तो वो लड़ने वाली बात यूपी यूनिट भी गांधी को समझा रहा है। तो बस सवाल तो वही है, ओपनिंग कमेंट आपका उसी पे चाहिए होगा। जो प्रभारी हैं प्रियंका गांधी यूपी की, और उनके ही लीडरशिप में अब नहीं है, ठीक है, उनकी लीडरशिप में 2022 का चुनाव हुआ, एक कैंपेन या उनकी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो बहुत ख़राब प्रदर्शन मुझे लगता है कि पूरे ऐतिहासिक तौर पे अगर सारे चुनाव देखें तो कांग्रेस का सबसे ख़राब प्रदर्शन था। वोटों के लिहाज से सीटें महज 2 आई। तो क्या वो भी एक वजह होगी कि कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार यूपी में हमारे लिए बहुत कुछ खास उस ढंग का है नहीं, इसलिए कहीं डर रहे हैं, इसलिए नाम का खुलासा नहीं कर रहे हैं, मिस्ट्री बना के रख रहे हैं, या कुछ लास्ट मोमेंट पे आकर के वो चौंकाना चाहते हैं बीजेपी को, वैसा कुछ? एक तो आपने कहा 2022 में पीलीभीत के बारे में भी बिल्कुल 2022 में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। कांग्रेस का प्रदर्शन उतना खराब नहीं रहा। आपको लगेगा कि अब इससे खराब क्या होगा कि आप एक या दो विधायक सिर्फ आपके जो जीतते हैं। फिर भी मैं कह रहा हूं कि फिर भी उतना खराब नहीं रहा जितना खराब प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का 2022 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश को के रवैये को लेकर रहा। प्रियंका गांधी छोड़कर चली आई, जैसे 2019 में राहुल गांधी छोड़कर चले आए थे जब हार गए। तो हारने के बाद आपको छोड़ नहीं देना चाहिए, और अगर उस 2 साल अगर आप लगे रहते तो आज कांग्रेस का आत्मविश्वास इस तरह का होता कि वह उत्तर प्रदेश में हम सबको बैठकर यहाँ ये नहीं चर्चा करनी होती कि नेहरू गांधी परिवार का कोई लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, लड़ें न लड़ें ये उनकी मर्जी होगी। दूसरी बात कि एक बात मैं बाबा से सहमत नहीं होऊंगा कि उनको क्यों लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए। कांग्रेस पार्टी है, वो लोग वहाँ लगातार लड़ते रहे हैं, उनको राहुल गांधी को वहाँ लड़ने का नैतिक अधिकार तो उन्होंने उसी दिन खो दिया था। नैतिक अधिकार कर रहे हैं, चुनाव है, कोई भी हम कभी किसी क्षेत्र पर में नहीं गए हैं, वहाँ जाके लड़ सकते हैं कि आप 5 साल में 5 बार भी वहाँ नहीं पहुँचे। तो इसलिए ये कोई इसलिए कि वहाँ के लोगों ने आपको हरा दिया। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, वो हराती ही है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरी तो इसलिए राहुल गांधी वहाँ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, ये अभी सवाल है। तो उस सवाल को छोड़ देते हैं, जब आएगा तब देखा जाएगा। अब लोगों में भी उस तरह का रोमांच नेहरू गांधी परिवार को लेकर के नहीं है, जैसे कि एक समय में था, इवन सोनिया गांधी तक था कि जब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बन रही हैं, या सोनिया गांधी जब 1998 में अचानक हुआ कि मैं प्रचार करने के लिए आ रही हूँ, तो अखबारों में एकदम मतलब हमको याद है कि एक मैगजीन ने लिखा यहीं लो मैं आ गई, बस इतना ही लिखा, मतलब उस तरह का मोमेंट। आज वो नेहरू गांधी परिवार को लेकर के नहीं है। अब आ रहा है कि क्या वरुण गांधी, चूंकि वो भी गांधी हैं, रक्त का मामला है, एक ही खून है, क्या उनको कांग्रेस अमेठी या रायबरेली में कहीं से लड़ा सकती है? मुझे लगता है नहीं लड़ाएगी, क्योंकि हम रिश्तों की इस भावुकता को हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, राजनीति ऐसी भावुकता को नहीं मानती है। अगर मानती तो दोनों सगे भाइयों के रिश्तों में उतनी खराबी नहीं आती। 2 भाइयों के रिश्तों में इतनी खराबी गांव में आ जाए तो लोग कहते हैं कि कितने नालायक बच्चे हैं, लेकिन राजनीति में यदि खराबी आ जाती है तो भी लोग नहीं बोलते हैं, बोलते हैं राजनीति का खेल है। लेकिन वो राजनीति का खेल दोनों परिवारों में इतना खराब रहा है कि 1980 में मेनका गांधी ने इंदिरा गांधी का घर छोड़ा था और 44 साल हो गए। 44 साल में कभी भी संबंध बहुत अच्छे नहीं हुए। प्रियंका गांधी और वरुण गांधी में बातचीत हो जाती है, वो दूसरी बात है, कभी कभार वो बातचीत होना चचा जात भाइयों में हो जाती है, बहनों में हो जाती है, वो है। तो इसलिए मुझे इस बात को लेकर डाउट है, मुझे इस बात को लेकर के भी डाउट है अब कि जो इन लोगों ने कहा, डाउट क्या है, मुझे तो अब यकीन होता जा रहा है कि बीजेपी इनको टिकट नहीं देने जा रही है। इसलिए नहीं देने जा रही है कि ये दोनों माँ बेटा मोदी परिवार के सदस्य नहीं हैं, क्योंकि सारे बीजेपी के नेताओं ने अपने एक्स पर लिख दिया मोदी का परिवार, इन दोनों लोगों ने मोदी का परिवार नहीं लिखा है। तो राजनीति में इतना तो ये लोग स्पष्टवादी नहीं हैं दोनों लोग
कि नहीं हम इस डंके पर राजनीति करते हैं, सुविधा की राजनीति भी करते हैं। ये बीजेपी के साथ बीजेपी के जो कट्टरवादी नेता होते हैं उनसे ज़्यादा कट्टरवादी तरीके से ये भाषण 2009 के चुनाव में दे चुके हैं। हाथ काट दूंगा, पैर काट दूंगा जैसी वरुण गांधी, वो भाषा लोगों ने देखी है। नए 29 साल की उम्र थी, 29 साल की उम्र थी। नया पता नहीं, हमको ये नहीं समझ में आता है कि नया पुराना क्या होता है। वो आपका एक व्यक्तित्व का हिस्सा होता है। जैसे राहुल गांधी के बारे में, राजीव जी के बारे में क्या कहते हैं राजीव गांधी को, उन्होंने बोल दिया कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो ये होता है कि नए थे। 40 साल की उम्र कोई नई नहीं होती है। संवेदना के लिए कोई उम्र नहीं होती है। कोई बलवाई 80, मैं राजीव गांधी के बारे में बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। एक बेहद शालीन प्रधानमंत्री के रूप में उनके लिए मेरे मन में आदर है। बावजूद इसके मैं कहूँगा कि वो बहुत ही असंवेदनशील बयान था, बावजूद इसके कि उनकी माता की हत्या हुई थी। क्योंकि वो एक बेटे का बयान नहीं हो सकता था, उस समय एक बेटे से ज़्यादा वो भारत के प्रधानमंत्री थे। विषयांतर न हो इसलिए मैं इसी पर हूँ कि वरुण गांधी और मेनका गांधी, चूँकि मोदी का परिवार जो अपने एक्स में नहीं जोड़े हैं दोनों लोगों ने, ये बताता है कि इन लोगों को भी स्पष्ट है कि इन लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है। और हमको ये लग रहा है कि जो निर्दलीय वाली बात है, ये निर्दलीय वाली बात ज़्यादा प्रासंगिक या ज़्यादा सही साबित हो सकती है कि निर्दलीय ही हो सकता है मेनका चुनाव न भी लड़ें और वरुण लड़ें तो निर्दलीय लड़ें, और कांग्रेस हो सकता है कि और ये अखिलेश यादव उनको सपोर्ट कर दें, ये हो सकता है। बीजेपी के लेकिन वरुण गांधी से ज़्यादा अब महत्वपूर्ण है कि 4 या 5 सीटें उनका क्या होगा। अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर है ना, हाँ सुल्तानपुर, जहाँ हाँ सुल्तानपुर और पीलीभीत तो दूर है, लेकिन हाँ बहुत दूर है, वो तो तराई में चला गया है। लेकिन इन सीटों पर क्या होगा, क्योंकि ये सीटें नेहरू गांधी परिवार के अलग अलग वृक्ष शाखाओं के पास पड़ी हुई हैं। तो इन सीटों पर इस बार हमें लगता है कि बीजेपी की अब ये कोशिश होगी कि पिछली बार तो उसने 4 में से 3 जीती थी, क्योंकि सुल्तानपुर, अमेठी और पीलीभीत तीनों जीत ली थी। उसकी कोशिश होगी कि वो चारों जीत ले। तो इसीलिए कांग्रेस के सामने चुनौती एक बार फिर हार जाने की नहीं है। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कांग्रेस ने उन क्षेत्रों पर जितना जोर देना चाहिए था हारने के बावजूद वो नहीं दी। इसलिए अगर वो जीत जाएगी तब तो बहुत उसके लिए अच्छी हो जाएगी, लेकिन हार जाएगी तो फिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए जो थोड़ी बहुत बची हुई है वो स्थिति भी और खराब हो जाएगी। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। मैं भी एक चीज़ बोलता हूँ। इन्होंने ढेर सारे वक्तव्यों का जिक्र किया, तो मौजूदा प्रधानमंत्री के भी ढेर सारे वक्तव्य हैं, चाहे चुनाव के समय ममता बनर्जी के लिए दिया गया हो या राज्यसभा में रेणुका चौधरी के लिए भी दिया गया हो। तो वो होता है कभी कभी, पता नहीं आदमी किस इसमें बोल। शशि थरूर के लिए भी 50 करोड़ गर्लफ्रेंड वाला भी बयान। मैं विषयांतर नहीं करूँगा। आप लोग क्योंकि आज कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, लिस्ट के बारे में नहीं, लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आपने स्पेसिफिकली राहुल गांधी अमेठी से शुरू किया। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है आज, क्योंकि हम लोग वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कांग्रेस में भी भारतीय जनता पार्टी में सेंधमारी शुरू कर दी है। ये भी आपकी चर्चा का विषय होना चाहिए आज। लाल सिंह कांग्रेस के जो सांसद रहे 2 बार के, 4 और 9 में, वो भाजपा चले गए थे और उनको 19 में टिकट नहीं मिला। वो आज वापस कांग्रेस लौट आए। उन्होंने अपना जो पूरा धड़ा था, क्या नाम से उन्होंने बनाया था, वो पूरा का पूरा मर्ज कर दिया कांग्रेस पार्टी में। रंजीत रंजन के हस्बैंड पप्पू यादव, जो बड़े नेता हैं विधायक कांग्रेस के बिहार के, उन्होंने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी जाप जो थी वो कांग्रेस में मर्ज कर ली। वो कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। और कोई बड़ी बात नहीं, मधेपुरा या सुपौल या किसी एक पूर्णिया का नाम भी चल रहा है। रंजीत रंजन कांग्रेस की ताकतवर और बड़ी अच्छी नेता है। अब राज्यसभा चली गई है, वो सीट भी खाली है छत्तीसगढ़ से। तीसरी चीज़, कांग्रेस पार्टी में आज एक और मर्जर हुआ। एक 2 और नेता आए। एक बीजेपी के झारखंड के विधायक को, जैसे कल उन्होंने सीता सोरेन को इनसे छीना, तो वो बीजेपी के सिटिंग विधायक को आज कांग्रेस ने शामिल कराया। आज सुबह मैं नाम बोल रहा हूँ, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस होती जिसमें उनके प्रभारी जो हैं कश्मीर के नेता मीर साहब मौजूद थे, पवन खेड़ा के सामने। एक और दानिश अली
बसपा के सांसद रहे जो रोड उनके भारत न्याय यात्रा में शामिल हुए, वो आज कांग्रेस में औपचारिक तौर पर शामिल हो गए। तो कांग्रेस पार्टी में आज 4 शामिल हुए और 4 में से 2 ऐसे थे जो कांग्रेस में लौट के आ रहे हैं या कांग्रेस से जुड़े रहे, लाल सिंह और पप्पू यादव। और उसके अलावा दानिश का आना और उनका आना, बीजेपी के विधायक का आना। एक और है राजस्थान में, एक और बड़े नेता है कोटा सीट पे, गुंजाल साहब, प्रहलाद गुंजाल, उनका नाम चल रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। वसुंधरा के बड़े करीबी हैं, गुर्जर नेता हैं और ओम बिरला के सामने लड़ेंगे। ओम बिरला के पुराने उनके पार्टी के अंदर रहते हुए खींचतान चलती रही दोनों के बीच। तो ये सब चीज़ें भी हो रही हैं। तो एक चीज़ ये भी हो रही है, बीजेपी उधर अपने साउथ में पैठ बढ़ा रही है, पीएमके के साथ गठबंधन हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर के रोड शोज़ में खूब भीड़ देखी जा रही है, रैलीज में खूब भीड़ देखी जा रही है, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे केरल हो। लेकिन कांग्रेस ने इधर छोटा छोटा करके अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश की है। तो इस पर भी एक चीज़ और इसी में वरुण गांधी के खिलाफ जो खबर है कि जितिन प्रसाद को बीजेपी लड़ा सकती है पीलीभीत से, तो यानी वहाँ पर भी अब देखिए कि एक सोनिया गांधी वर्सेस जितिन प्रसाद है। हाँ जितेंद्र प्रसाद जो था, बिल्कुल। लेकिन जो विचित्र सर ने ये कहा ना कि इन 2 लोगों ने मोदी का परिवार नहीं लिखा अपने एक्स बायो में, तो ये इशारा है कि बीजेपी इसकी वजह से शायद टिकट ना दे। लेकिन टिकट नहीं देने वाली है, इसलिए इन्होंने नहीं लिखा। अब हम उन नेताओं की बात करते हैं, हम पूछते हैं कि उनका क्या होगा जिन्होंने मोदी का परिवार बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। गाजियाबाद से आपके सांसद जनरल वीके सिंह साहब, उनका क्या होगा? इलाहाबाद की सांसद रीता जोशी जी, उनका क्या होगा? ब्रजभूषण शरद सिंह जी, उन्होंने भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, उनका क्या होगा? और 8 बार के सांसद संतोष गंगवार, उनका क्या होगा? बाबा कोई टिप्पणी? सबका टिकट खतरे में है। मैं आपको बस एक चीज ऐड कर दूं, मेरी जानकारी ये है कि जनरल वीके सिंह का तो पिछली बार भी मामला फंसा हुआ था। वो तो चूंकि बालाकोट स्ट्राइक और उसके बाद जिस तरह से माहौल बदल गया था, ऐसे में एक आर्मी जनरल, रिटायर्ड आर्मी जनरल का टिकट काटना बीजेपी के लिए मुश्किल होता, वरना पिछली बार ही थोड़ा उनके ऊपर सवाल थे। देखिए, जो वीके सिंह के बदले किसी राजपूत को ही लाया जाएगा, क्योंकि 80 गांव है वहाँ राजपूत के, समझे? वो हमेशा से वो सीट है। दूसरा आपने क्या नाम लिया? ब्रिजभूषण, उनके बेटा को टिकट देने की बात चल रही है। गंगवार साहब बहुत बूढ़े हो गए हैं, वहाँ से कोई एक नया चेहरा लाएगी बीजेपी। और किसका नाम था? रीता जोशी भगोना, उनका भी टिकट मुझे नहीं लगता। बीजेपी समाजवादी पार्टी के साथ सारी चीज़ें कर ली थी जो 2022 लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के समय में। देखिए, यही नहीं, कई सीट और भी फंसे हैं। बलिया फंसा हुआ है, बलिया में वीरेंद्र मस्त को टिकट देगी बीजेपी की, नहीं देगी, ये क्लियर नहीं है। नीरज शेखर का कितना टिकट बाकी है? नीरज शेखर का 2014-2020 अभी 4 तो लड़ा जा सकता है क्या? लड़ा सकती है बीजेपी। चंद्रशेखर साहब की सीट रही है बलिया। तो ये नीरज शेखर तो बलिया खूब घूम रहे थे इधर, तो हो सकता है कि उनको टिकट दे, लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि किसको देगी, क्योंकि पिछली बार वीरेंद्र मस्त भी वहाँ मुश्किल से 15,000 के अंदर ही जीते थे। जैसे चंदौली सीट में भी महेंद्र नाथ पांडे, ये भी 10-12 हज़ार वोट से ही जीते थे, लेकिन फिर भी उनको दे दिया वहाँ पे। और चंदौली सीट ये बताऊं कि इस बार कठिन है। इस बार क्यों कठिन है कि समाजवादी पार्टी ने वहाँ एक मजबूत उम्मीदवार खड़ा कर दिया, एक ठाकुर कैंडिडेट जो प्रदेश में मंत्री थे, विधायक थे, और चंदौली में ठाकुरों का प्रभाव ठीक है, और चंदौली में ठाकुर और यादव दोनों सर अच्छी खासी तादाद में हैं। पूरी जानकारी उसी इलाके से आते हैं ना, गुलवांकुल जमीन में घुसे हुए हैं, पूरी सब कुछ पता है। मुझे एक सवाल क्या पूछ रहे हैं आप? ये अच्छा, ये जो लोग जिन्होंने मोदी का परिवार लिखा और अभी तक नाम अनाउंस नहीं हुआ, ये अगर मैं पंडित होता, भविष्य वक्ता होता, तो मैं बता देता आपको। भाई, हम तो हालात के हिसाब से टिप्पणियां करते हैं, हालात और जानकारी। तो जानकारी बाबा ने जिनको टिकट नहीं, जिनको टिकट नहीं भी मिलना होगा वो भी लिख के रखें, कुछ चीजें निवेश की जाती है। हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। चलिए, एक आपने दर्शकों को एक मैं वो इंटरेस्टिंग एक स्पेसिफिक सवाल पूछ लूं। महेश शर्मा साहब के टिकट पे भी बादल मंडरा रहा था मिलेगा, लेकिन उनको पहली लिस्ट में ही नाम आ गया। तो बगल की सीट बीके सिंह का में क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि गाजियाबाद सीट पर अब, क्योंकि नोएडा गाजियाबाद लगी हुई सीटें हैं और दोनों का कल्चर भी लगभग एक जैसा है, तो एक सीट पर हमेशा से बीजेपी का ये रहा है,
एक पे ब्राह्मण को लड़ाते हैं, एक पे ठाकुर को लड़ाते हैं। तो पंडित महेश शर्मा को टिकट मिल गया है, तो उस हिसाब से गाजियाबाद में किसी ठाकुर को टिकट मिलना चाहिए। जनरल वीके सिंह ऑलरेडी ठाकुर हैं, पर वहाँ पे 2 ठाकुर और खड़े हो गए हैं जो पार्टी की सेवा कर रहे हैं। एक अरुण सिंह है, पार्टी के महासचिव हैं यूपी से, और वो बहुत कीन है लड़ने के लिए। पिछली बार ही बहुत कीन थे, लेकिन विजय आपने कहा ना पिछली बार ही वीके सिंह जाते जाते बच गए थे बालाकोट की वजह से, तब भी अरुण सिंह, हाँ रिलेटिव भी राजनाथ सिंह के हाँ अरुण सिंह रिलेटिव भी है उनके। और दूसरा नाम है राजेश्वर सिंह का। राजेश्वर सिंह जो अभी विधायक बन गए हैं, जो ईडी के अधिकारी रहे हैं लखनऊ की किसी एक सिटी की सीट से, हाँ शायद मैं नाम नहीं भरा उनका, वो भी शुरू से ही लोकसभा लड़ना चाहते थे। उनको जब विधानसभा भी दिया जा रहा था तो उन्होंने तब भी कहा था कि मैं लोकसभा में रहना चाहता हूँ, मैं केंद्र की राजनीति में रहना चाहता हूँ बजाय प्रदेश की। पर उनको कहा गया था कि पहले आप विधानसभा लड़ो, जीतो तब देखते हैं। और विधानसभा ठीक ठाक वोट से वो जीत गए थे उस माहौल में 2022 में। तो उनके अंदर भी ये एस्पिरेशन है कि उनको टिकट मिले। तो अब गाजियाबाद में अगर उन्होंने किसी ठाकुर को टिकट दिया बीजेपी ने, तो उसका असर मेरठ पे पड़ेगा। मेरठ भी अनाउंस नहीं किया अभी तक, है ना। तो मेरठ में कोई बनिया को टिकट मिलता है। अमूमन बीजेपी कांग्रेस की कोशिश रहती है दोनों तरफ से। राजेंद्र अग्रवाल है, इसीलिए मेरठ की नहीं पीयूष गोयल का नाम चल रहा था। पीयूष गोयल को तो मुंबई उत्तर दे दिया, तो वो वहाँ बच गया। तो एक वो मेरठ की सीट का मतलब गाजियाबाद का असर मेरठ पर भी पड़ने वाला है। तीनों सीटें आपस में जुड़ी हुई हैं, ग्रेटर एनसीआर का पार्ट है। तो अब बीजेपी मेरे ख्याल से कल बीजेपी की सीसी होने वाली है, परसों नरसों में साफ हो जाएगा। बीजेपी बहुत लंबा नहीं खींचती है कांग्रेस की तरीके से, बीजेपी क्लियर कर देगी पहले। तो अब हम समाप्त कर रहे हैं। हाँ बस एक आखिरी राउंड करके नहीं तो आप आखिरी राउंड कर लीजिए। मैं लास्ट में एक्चुअली निहाल को दिखाते मुझे याद आ गया, मैंने उनसे कहा था कि कर्नाटक के जो सीट क्लियर हुए कांग्रेस के, तो बहुत रोचक हैं, ध्यान से सुनिएगा। बीदर सीट है, वहाँ से फॉरेस्ट मिनिस्टर ईश्वर खांड्रे ने अपने बेटे के लिए टिकट मांगा है, सागर उनका, हाँ कांग्रेस की बात कर रहा है। बेंगलोर साउथ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है रामलिंगा रेड्डी ने अपने डॉटर के लिए मांगा है, मैंने उनका क्लियर हुआ है, सौम्या रेड्डी। हाँ हम करीब मिल गया। सौम्या के पापा विधानसभा में ये बहुत कुछ वोटों से हार गई थी और रात भर उसको लेके बवाल हुआ कांग्रेस, जबकि पिछली बार ये जीती थी। अच्छा, बीदर में अभी मिला नहीं है। नहीं मिल गया जो हो रहा था ना, मिनिस्टर चुनाव लड़ेंगे तो उसके बदले अपने बच्चों को कैसे लड़वा रहे हैं। बेलगाम से वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है अपने बेटा जो लक्ष्मी जो है हेबरकर जो है अपने बेटा मृणाल के लिए वो उनको टिकट मिलने की बात कही जा रही है। पर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो है सतीश जरकोहली, उनकी डॉटर को चिकोडी सीट से, ठीक है। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवानंद पाटिल अपने डॉटर के लिए संयुक्ता के लिए बगलकोट से, गुलबर्गा से जो खड़गे साहब को दामाद को खुद नहीं लड़ रहे, उन्होंने कहा कि मेरी उम्र इतनी हो गई, छोड़ दीजिए अब हमको, तो उनको। और बेंगलोर नॉर्थ से IIM बेंगलोर प्रोफेसर MV राजीव गौड़ा इनको, और बेंगलोर सेंट्रल से मंसूर अली खां, इनके पिताजी जो है राज्यसभा के उपसभापति रह चुके। छोटा सा फर्क देख लीजिए, मैं मतलब कि यहाँ पर आकर के मोदी जो वंशवाद की बात करते हैं, फिर वंशवाद में मैं निकाल दूंगा। नहीं मैं दूसरी एकदम नहीं निकालिए, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, पहले सुन तो लीजिए कि जो वंशवाद की बात करते हैं वो वंशवाद का हमला करने का उनको ज़्यादा हथियार मिल जाता है या आधार मिल जाता है। आप कांग्रेस का देखिए, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनका बेटा मंत्री है, दामाद MP का टिकट पाएंगे। जब उनके दामाद बोल रहे हैं ना कि गुलबर्गा से बीजेपी का टिकट, कांग्रेस से टिकट मिल रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे का, और वहाँ के मंत्रियों का कि सारे मंत्रियों के बेटा बेटी का, लगभग 5 मंत्रियों का नाम लिया। अब बीजेपी क्या करेगी, जो हम समझ, वो अपने अध्यक्ष को और उनके अध्यक्ष को खड़ा कर देगी सामने कि नड्डा के बताइए, नड्डा अपने बल पर अपनी राजनीति करें, उनके परिवार में और किसी को टिकट तो नहीं है, न बेटी को है, न बहू को है, न माँ को है। राज्य की बात की तो अब मैं महाराष्ट्र से शुरू करता हूँ फिर, ठीक है। महाराष्ट्र से शुरू करें। दक्षिण मुंबई में सांसद रहे, एकनाथ शिंदे गुट में चले गए, मिलिंद देवरा को उनको ले लिया ये है। पश्चिम मध्य मुंबई लोकसभा सीट पर एकनाथ गायकवाड़ की बेटी जो है उसके नाम की चर्चा चल रही है। उसी तरह उत्तर पश्चिम सीट पर गजानन कीर्तिकर जो है, उनके बेटा अमोल कीर्तिकर का नाम चल रहा है। नहीं
दोनों में फर्क है। अमोल कीर्तिकर को टिकट उद्धव ठाकरे देना चाह रहे हैं और गजानन कीर्तिकर हाँ, यही कह रहे हैं हाँ, कि मेरे बेटे को मेरे खिलाफ लड़ा रहा है। उत्तर मुंबई, हाँ ठीक है, वो बाप बेटा में ये स्टोरी भी आई थी अपने यहाँ, इसलिए मेरे पास है। अब पीयूष गोयल का तो आप जानते हैं, उनके पिताजी जो है वो कोषाध्यक्ष। जो लिस्ट आप कह रहे हैं वो लिस्ट सर्वविदित है। हाँ, फिर तो ये डिबेट खत्म है। नहीं डिबेट तो उसमें परिवारवाद का मामला दोनों तरफ से है। परिवारवाद से दिक्कत है, परिवारजनों से नहीं। तो बहुत सारे परिवारजनों को बीजेपी के कुनबे में शामिल हुए हैं और एक लंबी लिस्ट है। बस एक छोटा कमेंट मैं ये करूंगा कि टिकट छोटा, बस एक समराइज करते हुए एक छोटा कमेंट आपका लेंगे। देखिए, जो भी है कैंडिडेट लिस्ट की हम बात करें किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन एक चीज जो साफ दिख रही है कि बीजेपी जो है अपनी फौज को पूरी तरह से उतार रही है। कांग्रेस उस मामले में कहीं पीछे नजर आ रही है। आपने देखा किस तरह उनको तमिलनाडु में अपना विस्तार करना है। तो वहाँ की पहले एक्स प्रेसिडेंट थी तमिल सुंदर साई राजन, जो अभी तेलंगाना के राज्यपाल थे, उनको इस्तीफा दिला के अब वो ये कि चेन्नई साउथ से चुनाव लड़ने की बात हो रही है। पीयूष गोयल साहब, जिन्होंने कभी इस तरह की राजनीति नहीं की, उनको मुंबई नॉर्थ से टिकट दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी के तमाम कद्दावर मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान साहब का नाम भी बताया जा रहा है, उड़ीसा से होगा। तो इस मामले में बीजेपी ज्यादा लड़ती हुई दिख रही है और जो नेता इस तरह की राजनीति नहीं करते तो उनको भी उतार रही है। नाम तो यहाँ तक कि निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर के भी हैं। हो सकता है कि अभी आगे की लिस्ट में देखने को मिले, पता नहीं मालूम। क्या इस मामले में बीजेपी फ्रंट फुट पे और कांग्रेस, इस पे एक छोटी टिप्पणी आप लोगों की। क्या मतलब बीजेपी ज्यादा दिख रही है कि अपने बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहती है, कांग्रेस के बड़े नेता बच रहे हैं। वो राहुल गांधी कहते हैं ना कि हमारे पार्टी में बहुत ज़्यादा लोकतंत्र है, तो वो कोई लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है और अपने बच्चों को इसलिए लड़ा रहा है। कोई विधायकी छोड़ के, मिनिस्टरशिप छोड़ के क्यों लड़ेगा? सीधी सी बात है। दूसरा बात यह है कि एक जीत का भी होता है ना, जीत के सब माँ बाप हैं, हार का कोई नहीं। तो अब वो चला रहा सिस्टम, उसमें चाहते हैं कि इस बार ही बन जाए तो बन जाए। इसके तो दो कारण हैं। एक तो पहला कारण ये है कि हार का डर है। जो रोहन गुप्ता जो प्रवक्ता थे वो चुनाव लड़े थे, फिर अचानक उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिख दी कि पता नहीं घर में किसकी तबीयत खराब है तो क्या कुछ करना है। हाँ, तो हाँ, अब सही बात है, अखबारों में मैंने पढ़ा, हम नहीं जानते कि सही है गलत। रोहन गुप्ता ने मना कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता है, तो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये क्या होता है कि आप जब हार का डर होता है तो ये काम करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि लोग ये चाहते हैं कांग्रेस के अंदर, हमें जो लग रहा है कि एक पद पर तो मैं हूँ ही, जो जहाँ पे है वो बना रहे और मेरे परिवार के किसी को मिल जाए, तो आपके परिवार में ही दो लोग हो जाएंगे। और तीसरी चीज़ है कि कांग्रेस में जब पार्टी कमज़ोर होती है तो शीर्ष का नेतृत्व उसकी चलती नहीं है। बीजेपी में अगर मोदी या अमित शाह प्रधानमंत्री या गृह मंत्री अगर किसी से कह दें कि तुमको ये करना है, तो उसके बाद उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे ना, लेकिन कहा गया बनो तो बन गए। बहुत कैसे बने थे, उनका चेहरा उस दिन का देख लीजिए। और जब कांग्रेस की तूती बोलती थी तब सोनिया गांधी जो कहती थी, आज ही कांग्रेस की तूती बोलने लगे तो राहुल गांधी एक बार बोलेंगे तो 4 बार लोग लड़ने को तैयार होंगे। और नहीं तूती बोलती है तो बीजेपी में ही जो अडवाणी एक समय में सर्वशक्तिमान थे, उनके सामने ही उमा भारती क्या क्या कह करके नहीं चली गई थी, वो तो वीडियो सबके सामने है और सब लोग मुंह देख रहे थे। तो बीजेपी में प्रधानमंत्री और बीजेपी इतनी ताकतवर है कि एक व्यक्ति के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता है। वो अगर मोदी जी ने तय कर दिया कि भाई पूर्णेंदु जी आपको चुनाव लड़ना है, तो एक तो बीजेपी में जीत की विनिबिलिटी इतनी, मतलब इतनी बार आपकी जीत का इतना ज़्यादा संभावना है अभी बीजेपी में कि आप तो ऐसे ही खुश हो जाएंगे, और नहीं भी होगी तो भी भाई अब जब नेता बोल दिया तो क्या करेंगे, जाना ही। दो जानकारी दे दूं, अभी भी मुझे याद आया बातचीत के दौरान, कांग्रेस पार्टी जैसे मैं कह रहा था कुछ चीज़ें बदलाव कर रही है। तो मैंने सुना है ऐसा कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी साहब को राजस्थान लाया जा रहा है और गंगानगर या जालौर, नहीं श्रीगंगानगर सरदार और दलित रिजर्व सीट, रिजर्व जिग्नेश मेवानी का नाम जयपुर से चल रहा है, जो कि वहाँ गुजरात में विधायक है। तो ये इस तरह की चीज़ें कांग्रेस पार्टी भी एक्सपेरिमेंट कर रही है, कहीं से ला कर कुछ तरीके से कुछ करने की कोशिश की जाए। ये सब चीज़ें उठापटक चल रही हैं। और जहाँ तक रही बीजेपी की तैयारी की बात, मुझे आप ही की एक बात याद आ रही है। आप शायद शो के आगे पीछे आपने बोला था, चाय पीते हुए बार हम लोग बैठे थे, और मैं आप ही की बात आप ही को रिपीट कर देता हूँ कि सिक्का चल रहा है।
भाई जब जो आदमी जो चीज़ अच्छी हिट हो रही होती है उसका बहुत की हर चीज़ मास्टर स्ट्रोक है, और जब नहीं चल रही है तो किसी की कुछ भी आप कितने भी अच्छा कर रहे हो सब खराब है। तो अगर आपका सब अच्छा चल रहा है और वाइड बॉल पे भी अगर आपको रन आउट मिल जा रहा है तो आपकी किस्मत अच्छी चल रही है, और अगर आपकी अच्छी बॉल पर ही चौका मार दिया जा रहा है और कोई पुछल्ला बल्लेबाज मार दे रहा है तो आपकी किस्मत खराब है। तो वही स्थिति है। बल्लेबाज हिट विकेट हो जा रहा है। तो आज की चर्चा में इतना ही, कल किसी और विषय के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।